हर राह कठिन नहीं होती, जिंदगी में हर राह कठिन नहीं होती। उस राह को आसान बनाने के लिए एक हमें सार्थक प्रयास करना चाहिए, एक सार्थक दिशा में। तो आइए इसी के साथ मैं अपने क्लास को शुरू करता हूं। मैं उन्नीस कुमार मिश्रा। मैं आपको पिछली वीडियो में इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के विषय में आपको हम बता चुके हैं कि पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है, पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, उन घटकों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र के विषय में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो कितने भागों में बटा है, कहां तक फैला है, इस चीज को हम समझेंगे इसमें। तो पर्यावरण के मुख्यतः कितने होते हैं? 4 घटक होते हैं। कितने होते हैं? 4 घटक। इसके 4 क्षेत्र होते हैं। सॉरी, घटक कह रहे हैं, 4 क्षेत्र होते हैं इसके। इसमें पहला क्षेत्र है कौन सा मेरा? स्थल मंडल। दूसरा क्षेत्र है मेरा जल मंडल। तीसरा क्षेत्र है मेरा वायुमंडल और चौथा क्षेत्र है हमारा जैव मंडल। तो स्थल मंडल के क्षेत्र में कुछ विषय हम जानेंगे, जल मंडल के बारे में जानेंगे, वायुमंडल के बारे में जानेंगे और जैव मंडल के बारे में। हम उतना ही चर्चा करेंगे जितना कि हमारे लिए फायदा हो। ये नहीं कि स्थल मंडल को लेके हम पूरा स्थल मंडल पढ़ने लगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। हम उतनी चर्चा करेंगे जितना कि हमारे काम के लिए ये आवश्यक है। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्थल मंडल की। तो अब हम जानेंगे इसके स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल के बारे में हम सर्वप्रथम अगर देखें, जाने पहला पॉइंट इसका, तो इसका हम जानेंगे कि स्वरूप कैसा होता है, स्थल मंडल का स्वरूप। तो सर्वप्रथम हमको जानना आवश्यक है इसका स्वरूप कैसा होता है। तो स्थल मंडल के स्वरूप की बात करें तो जो हमारा स्थल मंडल है कैसा होता है? ठोस होता है। अगर इसके बारे में पूछ दें कि स्थल मंडल का स्वरूप कैसा है, तो स्थल मंडल का स्वरूप कैसा है? ठोस होता है। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि स्थल मंडल के बारे में कि इसका निर्माण किससे हुआ है। तो इसके हम निर्माण के बारे में अगर बात करेंगे, पूछ सकता है एग्जाम पूछेगा कि इसका निर्माण किन चीजों से मिलकर हुआ है। तो इनका जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण क्या हुआ है? खनिजों से हुआ है। किससे हुआ है? खनिजों से। इसका निर्माण खनिजों से हुआ है। तो इसके निर्माण के बारे में जानेंगे, खनिज और सैल। सैल भी है इसमें, खनिज व सैल। खनिज ही ना कहे, सैल। सैल और खनिजों से इसका निर्माण हुआ। किसका? स्थल मंडल का। जो हमारा स्थल मंडल है एक खनिज और सैल से मिलकर बना हुआ है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, मेन टॉपिक की बात करते हैं, मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो ये इसकी बात अगर करें हम, खनिज और सैल तो हम जान गए कि जो खनिज है और हमारा सैल है, सैल में पत्थर उत्तर है, खनिज में हमारे चूना पत्थर मिट्टी, ये सब खनिज और सैल के बीच में आते हैं। तो अगर इसमें बात करें कि इसकी ऊपरी परत की, जो इसमें परत होती है, अगर परत की बात करें, परत, तो इसमें कई सारी परतें होती हैं हमारे स्थल मंडल की। तो इसके ऊपरी परत की बात करेंगे हम, ऊपरी, ये ऊपरी परत, हम ऊपरी परत की बात करते हैं। तो जब ऊपरी परत की बात करते हैं तो ऊपरी परत किससे बना है? हमारा ऊपरी परत हमारी मृदा से बनी है। मृदा से बनी है। किससे बनी है? मृदा से बनी है। जो हमारे स्थल मंडल है, जो हमारे मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी से हमारी स्थल मंडल की प्रकृति है, स्थल मंडल से। इसमें हम इंपॉर्टेंट की बात करें, लास्ट टॉपिक की अगर हम इसमें दिखाएं, इसमें एक टॉपिक और इसे बन सकता है। स्वरूप की बात ठोस, निर्माण की बात खनिज व सैल, और ऊपरी परत की बात मृदा से बनी है। तो इसमें हम पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका विस्तार, हम विस्तार के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका विस्तार कैसे है। जब इसके हम विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार हमारा कैसे हो जाएगा? इसमें लगभग 1/3, जो 1/3 भाग है इसका, 1/3 भाग किससे हुआ है? ये स्थल मंडल पे इसका फैला है। जो स्थल मंडल है ये पूरा कितना है? 1/3 भाग है इसका स्थल मंडल। यानी कहें, ये भी कह सकते हैं कि 29% भागों पर इसका विस्तार है। 1/3 तो भाग इसका है, विस्तार है, लेकिन अगर कुछ देखें तो हम इसके 29% भागों इसका जो है, इस पे क्या स्थल मंडल का मतलब विस्तार, अच्छे से बात करें तो 29% भाग इसका स्थल मंडल का विस्तार है इसपे। तो स्थल मंडल के बारे में हम इतना ही जानेंगे शॉर्ट बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातों को तो हम लोग जानते ही हैं। तो छोटी छोटी बातें जो पूछती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, मैं उन सब बातों को आपको बताया हूँ कि स्वरूप के बारे में बता दें, निर्माण, ऊपरी परत और विस्तार। इसी तरह मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा और
टॉपिक मेरा जल्दी जल्दी कवर होता जाएगा। तो स्थल मंडल हो गया। अब स्थल मंडल के बाद मेरा दूसरा अगला टॉपिक है। अब दूसरा टॉपिक मेरा है जल मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा ये जल मंडल। जल मंडल बहुत ही शानदार है और इसको अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि जल मंडल से ही मैं देखता हूं अक्सर मैक्सिमम एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं पूछे जाते हैं। तो जब हम जल मंडल की बात करें तो जल मंडल क्या होता है? जल मंडल का विस्तार मेरा 2/3 भागों पर है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो 2/3 भागों पर क्या है? इसका विस्तार है। विस्तार की बात करें तो 2/3 भागों पे है। और इसका भाग की अगर प्रतिशत में बात करें तो इसका 71% जो इसका भाग है, ठीक है, 71% पूरी पृथ्वी पे इसके भाग देखा जाए तो 71% भाग क्या है? मेरा जल है। क्या है? 71% भाग मेरा जल है पूरा पृथ्वी पर। अब विस्तार देखें तो 2/3 भाग में इसका विस्तार है। जैसे मेरा स्थल मंडल में मेरा 1/3 भाग विस्तार है और भागों पे अगर पूरे पृथ्वी पे उसके अगर विस्तार की बात देखें तो 29% उसका विस्तार था स्थल मंडल का। तो हम इसमें जानेंगे कि 2/3 भाग विस्तार जल मंडल का है और 71% भाग इसका पूरे जल मंडल का क्या है? जल मंडल का पूरी पृथ्वी पर है। आगे बात करते हैं इसकी अवस्था के बारे में। पर हम इसके विस्तार को तो जान लिए, अब इसकी हम अवस्था के बारे में जानेंगे। स्वरूप तो जानते ही इसका क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है जल। तो इसके स्वरूप के बारे में जानते हैं। स्वरूप जल का स्वरूप है कि जिस तरह की जिस बर्तन से लेकर जिस अवस्था में उसको रखेंगे वो उस अवस्था का रूप धारण कर लेता है, अगर अवस्था का बात करेंगे। और निर्माण की बात करते हैं तो जानते ही आप लोग कि H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से इसका मेल होता है। तो इसकी अब अगर बात करते हैं अब स्वरूप का, स्वरूप जान लिए और इसकी निर्माण के बारे में जान लिए कि H2O से बनता है और ऊपरी परत इसमें होता नहीं है, इस परत की बात तो है नहीं। और जैसे स्थल मंडल में था, अब इसमें हम जान लें इसके विस्तार के बारे में। विस्तार हम जान ही लिए। इन सब चीजों को जानने के बाद हम जानेंगे कि अब इसका अवस्था के बारे में। जैसे उसमें परत की बात होती थी, ऊपरी परत और निचली परत, उस तरह इसकी अवस्था की बात करेंगे। तो इसकी अवस्था जो है, जो इसकी अवस्था की बात करें तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 3 अवस्था होती है जल की। जल की 3 अवस्था कौन कौन सी है? पहला हम अगर अवस्था जानते हैं, पहली अवस्था तो ठोस की बात करते हैं, ठोस। दूसरी अवस्था इसकी कौन सी है? ठोस के बाद क्या होता है? द्रव, ठीक है। और तीसरी अवस्था होती है इसकी गैस। ये इसकी 3 अवस्था होती है। तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस क्या होता है? अगर जल को हम ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो किस अवस्था में? ये बर्फ की अवस्था में बदल जाती है। तो ठोस बर्फ की अवस्था में बदल जाती है। द्रव की बात करें तो द्रव क्या होता है? द्रव जो होता है हमारा तरल अवस्था में होता है। क्या होता है? तरल। द्रव मेरा होता है तरल अवस्था में। तरल अवस्था में, बर्फ की अवस्था में। और गैस की जब बात हम करेंगे तो गैस क्या होता है? मेरा वाष्प की अवस्था में होता है। ये वाष्प की अवस्था में होता है। तो ये 3 इसकी अवस्था है, विस्तार है, स्वरूप, निर्माण। तो हमने निर्माण की बात जो कर ली तो H2O वहां पे हो गया। इसके निर्माण की बात, ये निर्माण की बात हो गई, ये विस्तार की बात हो गई, ये अवस्था की बात हो गई। अब हम तीसरा बात करते हैं जल का चक्रण के बारे में। जल मंडल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम उसके चक्रण के विषय में भी जान लेते हैं। आइए जानते हैं चक्रण के विषय। अब हम बात करते हैं जल चक्रण की। तो जल चक्रण क्या है? जल चक्रण क्या है? जो जल की अवस्था होती है, जल की अवस्था आपस में, जब जलों की अवस्था का आपस में परिवर्तन होता है उससे हम क्या करते हैं? जल चक्रण करते हैं। जल चक्रण में जो मेरा जल है वो आपस में अगर परिवर्तित होता है, कभी ठोस, कभी द्रव, कभी गैस, इन्हीं सब बातों को लेकर क्या होता है? उसमें संघनन, उसमें विस्थापन, से बहुत सारी क्रियाएं क्या होती है? आपस में होने लगती हैं। आपसी बदलाव को जल, मतलब एक शब्द हम जाने कि जल की अवस्था का आपस में परिवर्तन ही जल चक्रण कहलाता है। तो हम जल चक्र जानेंगे। आइए से कुछ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ डायग्राम के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमको उतना अच्छा नक्शा बनाना नहीं आता है, मान लेते हैं ये मेरे भारत का कुछ नक्शा है, कुछ पार्ट है। तो हम जानते हैं कि क्या है? ये इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है, मान लीजिए, रबाड़ी मत जानिएगा, खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है।
तो इधर क्या होता है, जो हवाएं हैं हमारी, ये इसमें हवा चलती हैं। ये किधर से हवा चलती है, ये इधर कौन सी, इधर क्या है, अरब सागर। इधर हमारा है अरब सागर। क्या है, अरब सागर। इधर क्या है मेरा, अरब सागर। ठीक है, सभी जानते हैं। और इधर क्या है मेरा, बंगाल की खाड़ी। ये सब क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये सभी क्या है पार्ट्स, बंगाल की खाड़ी। तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो क्या होता है कि कुछ हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी चलती हैं, इसमें कुछ हवा बंगाल की खाड़ी से चलती है। ठीक है, समझने के लिए बस बना रहे हैं हम, उतना से डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है बंधु, तो बंधु ये क्या है, ये इधर से भी हवाएं चलती हैं। किधर से, अरब सागर की ओर से। जब अरब सागर की ओर से जो हवाएं आती हैं, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की ओर से हवाएं आती हैं, तो सीधे कहाँ आती है, ऊपर मेरा क्या है, सभी को पता है कि ऊपर नक्शा बनाया, तो ऊपर क्या है, हिमालय। क्या है, हिमालय। मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या है, हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय से क्या होता है, जब ये सारे हवाएं धीरे धीरे, मैं जल चक्र बता रहा हूं आपको। ठीक है, जब ये सब हवाएं धीरे धीरे जाती हैं तो क्या होती है, कुछ गर्म हवाएं, कुछ ठंडी हवाएं। तो जब ये हवाएं धीरे धीरे ऊपर जाती है तो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, जो हमारे नम कण होते हैं, मतलब जो हवा के जो टकराती है जब यहाँ हिमालय से, तो क्या होते हैं, जो इसके कण होते हैं नम, तो क्या होता है, जब नम कण होते हैं उस टकराते हैं हिमालय से, तो संघनन होता है। क्या होता है, संघनन। संघनन होता है। जब ये संघनन होता है तो इन्हीं संघनन के कारण क्या होता है, मेरे बादल का निर्माण होता है। किसका होता है, बादल। जो बादल है उन बादलों का निर्माण होता है। और जब इन बादलों का निर्माण होता है, इसमें जब बादलों का निर्माण होता है तो क्या होता है, ये वर्षा बनकर क्या होता है, पृथ्वी पे पुनः बारिश करते हैं। जो इधर से हवाएं निकलती है, वाष्पीकरण होता है इनका, और ये हवाओं के माध्यम से जाते हैं, वाष्पीकरण होकर गर्म हवा होती है, गर्म हवा उसमें सोख लेती है इन हवा को, और ये हिमालय की तरफ जाती है। जब टकराती है काफी दूर चल के जाती है। ऊपर क्या होती है, ऊपर ठंडी हवाएं हो, तो ऊपर जब मान लीजिए ठंडी हवा, गर्म हवा ऊपर जाती है, नीचे ठंडी हवा टकराती है वहां पे हिमालय के पास। जब टकराती नीचे दबती है तो क्या होती है, संघनन हो जाती है। संघनन फिर बादल का रूप लेके क्या करती है, वो बारिश का निर्माण करते हैं। जैसे क्या है कि इधर मेरा अप्रैल मान लीजिए, अप्रैल, हाँ, मई, मतलब मई, अप्रैल, मई, जून आदि में क्या होता है, पृथ्वी का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का ताप जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, हवाएं हल्की हो जाती हैं। जब ये हवाएं जब हल्की हो जाती हैं ये, तो क्या करती हैं, ये हवाएं क्या होती है, धीरे ऊपर उठती है, तभी जाके क्या होती है, हिमालय से जाके टकराती है। फिर हवाएं क्या होती है, वो नीचे दबती है। जब नीचे दबती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ ठंडी हवाएं होती हैं। जब ठंडी हवाएं होती है तो उनसे टकराने का क्या, फिर नीचे क्या होता है, बारिश का वो रूप धारण धीरे से कर लेती हैं। तो समुद्र के नीचे क्या होता है, जब ये समुद्र है मेरे, इन समुद्र के नीचे जो गर्म हवाएं होती हैं, नीचे क्या होती है, आती हैं। जब वो गर्म हवाएं होती हैं तो जब गर्म हवा हो जाती है तो क्या होती है, हल्की हो जाती है, उसके माध्यम से ऊपर चली जाती है। तो इन्हीं सब प्रोसेस को संघनन के माध्यम से बारिश बादल होते हैं। और हम इसमें कुछ और जानेंगे कि जल के वितरण के बारे में भी। अभी तो मैंने जाना है कि ये क्या है, जल का चक्रण है, कि ऐसे क्या होता है जल का चक्रण। मीन्स आपको टोटली ये बता दूं कि समुद्र के जो जल होते हैं, ये समुद्र के जल क्या होते हैं, धीरे धीरे वाष्पीकरण होकर ऊपर उठते हैं, और ऊपर जाके क्या होता है, हल्का होता है, ऊपर उठता है, हिमालय आता है, संघनन होता है, बादल बसता है। अब फिर ये फिर पानी क्या होता है, बारिश के माध्यम धीरे धीरे फिर सागरों में और समुद्र में पुनः ये आ जाते हैं। जल का चक्र यही है कि कुल मिला के कि बारिश का होना और वाष्प के द्वारा वाष्पीकरण जल का ऊपर जाना, ये सभी क्या होते हैं, जल चक्र में आते हैं। जैसे इस समय में अब क्या है, काफी गर्मी भी है, देख रहे हैं काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो बारिश तो हुई है। तो बारिश हुई, जो नीचे हम लोग पानी जमा हुआ है वो क्या हो रहा है, सब वाष्पीकरण होके गर्म हो रहा है। जब गर्म हो जा रहा है तो थोड़ा सा भी हवा मिल रही है, क्या ऊपर चला जा रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है, हवा गर्म होके बादलों का निर्माण कर रहा है। बादलों के निर्माण के द्वारा पुनः वो वर्षा का रूप धारण कर पृथ्वी पर पुनः वो पानी आ रहा है। अब पृथ्वी पर छोटे छोटे नालों और तालाबों के माध्यम से धीरे धीरे वो पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। नदियों के द्वारा वो पानी धीरे धीरे समुद्र में जाता है, और समुद्र से वो क्या करता है, समुद्र में पुनः वहां चला जाता है पानी। फिर वहां से यही प्रोसेस, फिर प्रक्रिया
शुरुआत होती है वाष्पीकरण का। तो वो पूरा जो भी जल का चक्रण यही है कि एक जगह से शुरू होती है ये प्रक्रिया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाती है, फिर ऐसे यहाँ आती है, फिर ये ऐसे होके फिर पूरा ऐसे आकर फिर इतना मतलब ये फिर पूरा सागरों तक पहुंच जाती है। तो इसे हम जल चक्र के माध्यम से जानते हैं। आइए इसी में कुछ हम बात कर लेते हैं जल मंडल के विषय में। जल चक्र का भी बात हम इसमें कर लिए, जिक्र कर लिए। इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जल के वितरण के बारे में। आज यही टॉपिक हम बस पढ़ाएंगे, बस जल मंडल का। तो जल के वितरण के बारे में, तो मान लीजिए जल के वितरण के बारे में बात करते हैं। वितरण कि जल का कितना भाग कहाँ है, कहाँ वितरित हुआ है, किस पे सबसे ज्यादा इसका भाग है, किसमें क्या है। तो आइए बात करते हैं जल वितरण का आसान रूप में पाया जाता है। जल का जो वितरण है वो काफी आसान रूप में हम पा सकते हैं। तो जल का पहले हम भाग पहले जान लेते हैं। हम पहले जानते हैं किसमें कि महासागरों में पहले जल का वितरण। जल तो मान लीजिए 100% है, 100% को ही मान के जल का वितरण करते हैं। तो 100% पे जब करेंगे तो पहला हम टॉपिक देखते हैं कि महासागरों में क्या है कि जल कितने रूप में पाया जाता है। तो जब हम महासागरों की बात करेंगे तो महासागरों में क्या होता है, 97 जो पृथ्वी पे पूरे जल, मान लीजिए पृथ्वी पे पूरा जल मेरा 97% है, तो पूरे 100 में 100% है। तो महासागरों में 97% जो जल का जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। बाकी बचे मेरे अब 3%। अब 3% की जब हम बात करते हैं, कितने शेष कितने बचे, शेष हमारे बचे हैं 3%। तो 3% की हम बात करेंगे, 3% जल कहाँ है। तो 3% की अगर हम बात करते हैं तो 2% मेरे जल का 2% के जल की बात करेंगे तो ठोस अवस्था में है, यानी ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था में मेरा 2% जल मेरा पृथ्वी पर है। ठोस अवस्था कह ले हम कि ठोस अवस्था मीन्स बर्फ के रूप में। हमारे पृथ्वी पे जो ठोस अवस्था में जो हमारे जो जल है वो 2% है। 2% जो हमारा जल है बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में है, समझ रहे हैं, ग्लेशियर्स के रूप में है, जिसमें क्या है पिघल के, इससे बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफी इस पे चर्चा भी की जा रही है कि जो हमारे ग्लेशियर है क्या लगातार पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघल भी जाते हैं तो फिर हमारे लिए पृथ्वी पे एक संकट की स्थिति आ सकती है। तो बात कर रहे हैं हम ठोस अवस्था की, तो 2% ठोस अवस्था में हमारे पृथ्वी पर जल है। और अंतिम बात करें 1% की बात, हमारी जो शेष बच रही है, अब यहां से मेरा शेष कितना बच रहा है, शेष मेरा 1% बच रहा है। अब शेष 1% की अगर बात करेंगे तो ये भूमिगत जल है। क्या है, भूमिगत जल है। भूमिगत जल का है 1% है भैया। अब देख लीजिए, इसीलिए बार बार चिल्लाते हैं लोग एडवर्टाइज के माध्यम से, सरकार गवर्नमेंट सब चिल्लाते हैं कि सेव वाटर। तो हम इंसान क्या है ना कि समझते नहीं है उस बात को। जो 1% का जल है इसमें भी अगर एक रेशियो देखा जाए तो पीने का जल काफी मात्रा में कम पाया जाता है। तो आज हमको आवश्यकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जाने कि हमको जल बचाने की क्या है, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमको पीने का जो पानी है, हमारा भूमिगत जल है, इसी में पीने की जो पानी है मेरा, तो इसमें 1% में हम मानेंगे। इसमें भी कम हो चुका है 1% से भी, 1% भी नहीं है अगर हम कहें तो। अब फिर भी हम पानी को क्या करते हैं, जल को इतना बहाव करते हैं, इतना उसको नुकसान करते हैं। तो आज हमको बहुत जानने की आवश्यकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेव वाटर। एंड देन आप लोग सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग को समझना भी चाहिए। आइए हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा ये संपूर्ण उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जो भाग मृदु जल के रूप में पाया जाता है, इसमें क्या है, इसी में भूमिगत जल में 2 भाग में बढ़ जाते हैं। ठीक है, मृदु और कठोर। यही से 2 चीज। देखिए टॉपिक में आप जितनी गहराई देंगे उतनी गहराई में करेंगे, हम आपको ज्यादा गहराई नहीं लिख जाएंगे। मृदु जल क्या होता है, ये पीने योग्य होता है। और कठोर जल भी क्या होता है, वेस्टेज होते हैं भी, हमारे कपड़ा वपड़ा धुलने में और भी फैक्ट्री यूज में इसको लिया जाता है। लेकिन
हर जगह नहीं मिल रहा है, सबको यूज जो भी मिलता है वो यूज करने लगते हैं। तो 3% की अगर बात की जाए तो 1% मेरा जो 1% की बात करें तो हम कठोर को हटा देते हैं, सीधे सीधे सिंपल सी बात करते हैं आपको हम इस 1% की। जब 1% की भाग की हम बात करें तो आपको बता दें कि पीने योग्य जो पानी है हमारा जो हम पीते हैं वो उसका कितना भाग है। इस 1% का जो भाग हमारा पीने योग्य का है, यही एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 0.006% ये मेरा पानी जो है पीने और उपयोग करने योग्य है। इस पानी को हम अगर बर्बाद करेंगे तो फिर सोच लीजिए कि जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी वो कैसे इस धरती पर अपना जीवन जी सकेगी, कैसे सरवाइव कर सकती है। जितना ही आवश्यकता हमारे शरीर में ब्लड की होती है, खून की होती है, उतनी ही आवश्यकता हमारे जीवन में इस पानी की होती है, इस जल की होती है। तो इस जल के बिना क्या है, हम अधूरे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जल का संरक्षण करें, जल का बचाव करें और जल को कोशिश करें कि जल हमारे जीवन है, जल ही हमारा जीवन है, तो हम उसका उपयोग एक बेहतरीन जीवन के लिए करें, ज्यादा की दुरुपयोग न करें। नमस्कार।